हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिसंबर माह के अंदर जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है, उसके अंदर आपके जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, यानी जनरल नॉलेज का, उसके अंदर ये आपके एक अलग से पार्ट लगता है भारत की इकोनॉमिक्स, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। उसके अंदर आपके अंदर 4 या 5 टॉपिक लगते हैं। उसमें हमने एक जो टॉपिक था विदेशी व्यापार, वो आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों, हमारा जो अगला आज का जो टॉपिक है वो है कृषि में वृद्धि और विकास, यानी कि कृषि में वृद्धि और विकास। दोस्तों, ध्यान में रखना, पहले तो आपको ये देखना होगा उससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। दोस्तों, पिछले एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मतलब जो नवीनतम आंकड़े हैं, यानी कि 2024 के जो नवीनतम आंकड़े हैं उस पर आधारित ये आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोस्तों, ध्यान में रखना, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो एक तो जो सीधा डायरेक्ट मतलब जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, वो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सीधा देखने को मिलेगा। साथ में कृषि से संबंधित जितनी भी योजना और परियोजना है उससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कृषि में वृद्धि और विकास। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा उद्योग से संबंधित टॉपिक होगा। फिर हमारे एक सेवा क्षेत्र बचेगा। फिर हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, ध्यान में रखना, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना, कृषि से संबंधित जितने भी नवीनतम आंकड़े हैं 2024 के, वो इस वीडियो में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि जो कृषि होती है उसको प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके 3 क्षेत्र चलते हैं। एक चलता है प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र और एक तृतीय क्षेत्र चलता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें कृषि क्षेत्र को शामिल किया जाता है, और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसको उद्योग को शामिल किया जाता है, और जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके तीनों टॉपिक लगते हैं, यानी कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तो आज हम बात कर रहे हैं कृषि से संबंधित जो भी आपके जितने भी फैक्ट है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, कृषि को प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कृषि को शामिल किया जाता है। साथ में दोस्तों, ध्यान में रखना, कृषि में फसलें, पशुपालन, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। यानी कि कृषि के अंदर आपकी फसलें, पशुपालन, कृषि वानिकी और मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो कृषि है वो हमारे राज्य सूची का विषय है, यानी कि जो कृषि है उसको राज्य सूची में शामिल किया गया है। यानी कि आपकी 3 सूची चलती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो हमारे जो कृषि है उसको राज्य सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, जो कृषि की जो जनगणना होती है वो मतलब कौन करवाता है और कितने साल में होती है। तो दोस्तों, कृषि की जो जनगणना होती है वो हमारे सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा करवाई जाती है, और कृषि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में कृषि की जो जनगणना होती है वो होती है, यानी कि 5 वर्ष के अंतराल में कृषि की जनगणना होती है। और कृषि जनगणना का कार्य कौन करवाता है? सहयोग और किसान कल्याण विभाग द्वारा करवाई जाती है हर 5 साल के अंतराल में। दोस्तों, जो कृषि की जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारे 1970 और 71 में, यानी कि जो पहली जो जनगणना हुई थी वो हुई थी हमारे 1970 और 71 में। और वर्ष 2015-16 में 10वीं जनगणना हुई थी। कौन सी? जो कृषि की जो जनगणना हुई थी 2015 और 16 में, वो कौन सी थी? 10वीं जनगणना थी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं, दोस्तों आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होने वाला है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और जो अपनी नोटबुक है उसमें अच्छे से नोट्स वगैरह बना लेना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से सीधा डायरेक्ट आपके जो आंकड़े हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो कृषि का जो हमारी जो जीडीपी होती है, यानी कि जीडीपी का अर्थ होता है दोस्तों डोमेस्टिक, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों, ध्यान में रखना, कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है, यानी कि वर्तमान में 2024 के अनुसार जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। दोस्तों, ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप हुआ था। दोस्तों, कृषि में मतलब जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है वर्तमान में 2024 के अनुसार। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, 2023 और 24 के अनुसार जीडीपी में कृषि का योगदान है आपके 17.66, यानी कि 17.66%, यानी कि 17.66%। दोस्तों, 1950 और 51 में, यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम पे जीडीपी में कृषि का कितना योगदान था? 59% था, यानी कि आधे से ज़्यादा था। दोस्तों, ध्यान में रखना, जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे 1950 और 51 में जीडीपी में कृषि का योगदान था 59%, और वर्तमान में 2024 के अंदर हमारी जो जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है? 17.66। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि वर्तमान में जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? 17.66% है। दोस्तों,
22 और 23 में, यानी कि 22 और 23 में कितना था 18.3%। दोस्तों आपको ये आंकड़े याद नहीं रखने हैं, लेकिन आपको जो जो नवीनतम आंकड़े यानी कि 23 और 24 के, यानी कि 23 और 24 में जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है 17.66, यानी कि आपको ये कन्फर्म याद रखना है। दोस्तों आपको ये बता दिया जाएगा कि 23 और 24 के अंदर, यानी कि 23 और 24 के जो नवीनतम आंकड़े हैं उसी के आधार पे आपको ये वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, आपके एक तो कृषि टॉपिक लगता है, एक उद्योग लगता है और एक सेवा क्षेत्र लगता है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, उद्योग का कितना योगदान है और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। तो दोस्तों मैंने एक साथ ही आपको जो डायग्राम के माध्यम से बता दिया है, तो हमने नोटबुक में अच्छे से याद कर लेना। यानी कि 23 और 24 के अनुसार हमारी कृषि के अंदर, यानी कि जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है 17.66 है, और उद्योग का हमारे कितना है 27.62 है, और सेवा क्षेत्र का कितना है 54.72% है। कितना है 54.72% है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो डायग्राम बना रखा है ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि कृषि का कितना है 17.66 है, उद्योग का कितना है 27.62 है, और सेवा का कितना है 54.72 है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना, अच्छे से ध्यान में रख लेना और अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना। यानी कि कृषि का कितना है 17.66 है, और उद्योग का कितना है 27.62 है, और सेवा का कितना है 54.72 है। दोस्तों ध्यान में रखना, पिछली बार यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, और पूरी संभावना यानी कि प्रबल संभावना है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो ऐसे पूछेगा कि जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है, जीडीपी में उद्योग का कितना योगदान है और सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं रोजगार, यानी कि रोजगार का मतलब कृषि में कितने लोग कार्यरत है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वर्तमान के अंदर 54% जनसंख्या कृषि पे आधारित है। यानी कि 54% जनसंख्या वर्तमान में, दोस्तों ध्यान में रखना ये 2024 के नवीनतम आंकड़े हैं। यानी कि वर्तमान में 54% जनसंख्या कृषि पे आधारित है। दोस्तों ध्यान में रखना, जब भारत आज़ाद हुआ था इनकी 1950 और 51 में, तब कितनी थी 70%। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम पे थी 70%, और वर्तमान में कितनी है 54% जनसंख्या कृषि पे आधारित है। यानी कि कृषि से 54% लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र 42.3 आबादी को आजीविका प्रदान कर रही है। यानी कि आर्थिक समीक्षा 23 और 24 के अनुसार कृषि क्षेत्र में 42.3% आबादी को आजीविका प्रदान कर रही है। यानी कि 42.3 आबादी को आजीविका प्रदान कर रही है कृषि क्षेत्र। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों वर्ष 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यानी कि 23-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र की वृद्धि, यानी कि कृषि क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट पॉइंट है। यानी कि कितनी वृद्धि हुई है 1.4% की। कितनी हुई है 1.4% की। दोस्तों वर्ष 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन, यानी कि वर्ष 23 और 24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 328.8 मिलियन टन रहा। दोस्तों आपके जो पिछली बार जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम लगा था, यानी कि एक बार आपकी जो भर्ती वगैरह रद्द कर दी, उसमें दोबारा जो आपका जो फर्स्ट पेपर लगा था जीके का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन का मतलब कुल कितना उत्पादन हुआ था, कितना टन हुआ था। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो पॉइंट है ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि वर्ष 23-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन था 328.8 मिलियन टन। दोस्तों दूध, दाल और मसाला, यानी कि दूध, दाल और मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, दूध, दाल और मसाला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। चावल, कपास, गेहूं, फल, सब्जी, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना कि दूध और दाल और मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। चावल, कपास, गेहूं, फल, सब्जी और गन्ना उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। दोस्तों 2024 में कृषि के लिए, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट पॉइंट है। यानी कि 2024 में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया। यानी कि कृषि के लिए अलग से जो बजट मतलब पेश किया गया था, यानी कि बजट के अंदर ही कृषि बजट पेश किया गया था, उसके अंदर कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया था। कितना, 1.52 लाख करोड़ का बजट रखा गया अलग से कृषि के लिए।
दोस्तों अब जो कृषि जो बजट है 2024 उसके जो मोस्ट फैक्ट है यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अच्छे से देख लेना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से भी पुट अप हो सकता है। दोस्तों इसका उद्देश्य था यानी कि जो कृषि बजट 2024 है उसका उद्देश्य क्या था, यानी कि उसका उद्देश्य था किसानों की आय दोगुनी करना, यानी कि जो किसानों की जो आय थी उसको दोगुना करना। कौन सी थी? किसानों की आय दोगुनी करना, यानी कि 2024 का जो बजट था उसका मुख्य उद्देश्य था किसानों की आय दोगुनी करना था। दोस्तों ध्यान में रखना जो 2000 यानी कि 18 में जो एग्जाम लगा था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा बजट था जिसके अंदर मतलब किसानों की आय 1.5 गुना कर दी गई थी। तो दोस्तों ध्यान में रखना इस बार ये क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, दोबारा भी पूछ सकता है, यानी कि 2024-25 का जो बजट था उसके अंदर किसानों की आय को कितना गुना किया था? 2 गुना किया था। दोस्तों ध्यान में रखना मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों आगे देखो, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 20% बढ़ाया गया, यानी कि जो कृषि और कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र है उसके लिए कुल आवंटन का 20% तक बढ़ाया गया। कितना? 20 जो परसेंट है वो बढ़ाया गया। कितना? कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 20% तक बढ़ाया गया, यानी कि 2024 का जो बजट था उसमें कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 20% तक बढ़ाया गया कुल आवंटन। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि जो कृषि से संबंधित जितनी भी योजना है उससे भी आपके क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि योजना है उसके अंदर 6,000 रुपये वार्षिक सहायता जारी रखने के लिए, यानी कि 2024 का जो बजट पेश किया गया था बजट के अंदर उसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता जारी रखने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। दोस्तों ध्यान में रखना ये 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ये मोस्ट अच्छे से देख लेना क्योंकि 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 8,000 रुपये वर्तमान में दे रही। कितने दे रही? 8,000 रुपये दे रही वर्तमान में, यानी कि आपके जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा उन्होंने घोषणा की थी, यानी कि जो राजस्थान के जितने भी किसान हैं यानी कि राजस्थान के छोटे किसान हैं उसको 6,000 से बढ़ा के कितने कर दिए हैं? 8,000 रुपये कर दिए हैं। लेकिन जो बजट है 2024 का जो केंद्र सरकार ने जो जारी किया था बजट 2024 का उसके अंदर जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत 6,000 रुपये की जो वार्षिक सहायता जारी रखने के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, यानी कि जो 75 करोड़ रुपये है ये मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जलवायु प्रतिरोध बीजों के विकास और वितरण के लिए, यानी कि जलवायु प्रतिरोध बीजों के लिए किसान यानी कि विकास और वितरण के लिए, यानी कि जलवायु प्रतिरोध बीजों के विकास और वितरण के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, यानी कि जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना थी उसके अंदर 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था और आपके जो बीजों के विकास और वितरण के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया था। दोस्तों आगे देखो, जो प्रमुख कृषि परियोजना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी जो प्रमुख कृषि परियोजना है क्योंकि जो योजना है उससे संबंधित एक क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको, तो दोस्तों ध्यान में रखना अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों पहली हमारी जो योजना है वो है हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, यानी कि जो एमएसपी है यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। दोस्तों एम का मतलब होता है मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है। दोस्तों ध्यान में रखना जो केंद्र सरकार है वो 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। कितनी फसलों के लिए? दोस्तों ये जो 22 अनिवार्य फसलें हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कितनी फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है सरकार, तो दोस्तों ध्यान में रखना 22 फसलें हैं उसके लिए एमएसपी घोषित करती है। उसमें दोस्तों ध्यान में रखना आपकी 14 तो खरीफ की फसल है, 6 रबी की फसल है और 2 अन्य फसल है, यानी कि टोटल मिला के कितनी फसल है? यानी कि टोटल आपके जो 22 अनिवार्य फसलें हैं उसके लिए सरकार एमएसपी घोषित करती है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य की कृषि लागत, यानी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा निश्चित किया जाता है, यानी कि जो आपके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? दोस्तों ध्यान में रखना पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो दोस्तों ध्यान में रखना वो किया जाता है हमारे कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP द्वारा निश्चित किया जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना ये भी मोस्ट फैक्ट है कि
जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा निश्चित किया जाता है, क्योंकि पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों ध्यान में रखना, गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो रखा गया है 2024 में, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अनुसार जो गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो रखा गया है आपके 2425 रुपये प्रति क्विंटल। इनके जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो रखा गया है 2425 रुपये प्रति क्विंटल, और बाजरे का रखा गया है दोस्तों ध्यान में रखना 2625 रुपये प्रति क्विंटल, और जो मक्का है उसका जो समर्थन मूल्य रखा गया है वो रखा गया है 2225 रुपये, यानी कि 2225 रुपये प्रति क्विंटल। और आपका जो धान है उसका जो समर्थन मूल्य रखा गया है वो रखा गया है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके मोस्ट रहेगा, जैसे आपको गेहूं का याद रखना है, गेहूं का जो समर्थन मूल्य वो कितना रखा गया है 2425, यानी कि 2425 रुपये प्रति क्विंटल। और एक आपको ध्यान रखना है, बाजरे का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है 2625 रुपये प्रति क्विंटल, क्योंकि गेहूं और बाजरा मोस्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखना डाटा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नोट, दोस्तों किसान आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि राष्ट्रीय किसान आयोग, यानी कि जो राष्ट्रीय किसान आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी, दोस्तों ध्यान में रखना ये मोस्ट है। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी 2006 में, और किसने की थी दोस्तों ध्यान में रखना, इसके जो चेयरमैन थे स्वामीनाथन। दोस्तों ध्यान में रखना ये इसलिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि जो स्वामीनाथन है उसकी कुछ दिनों पहले मतलब डेथ हो चुकी है, तो दोस्तों ध्यान में रखना 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे स्वामीनाथन, क्योंकि वर्तमान में उनकी डेथ हो चुकी है और अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी, तो दोस्तों ध्यान में रखना एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट हो जाता है। दोस्तों 2006 में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी, उसके चेयरमैन थे दोस्तों स्वामीनाथन। ने सुझाव दिया कि फसलों के लिए एमएसपी उत्पादन लागत में कम से कम 50% अधिक होनी चाहिए, यानी कि जो उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होनी चाहिए। ये किसने कहा था, स्वामीनाथन ने कहा था। और राष्ट्रीय किसान आयोग का जो मतलब स्थापना की थी वो कब की गई थी, 2006 में की गई थी, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे स्वामीनाथन। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना, दोस्तों ये जो योजना है ये भी मोस्ट है, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना भारत सरकार ने 2016 में योजना की शुरुआत की थी, क्योंकि आपको इतना ही ध्यान में रखना है जो राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना है ये भारत सरकार ने कब शुरू की थी, मतलब शुरुआत कब की थी, 2016 में इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों पीएम प्रणाम योजना, दोस्तों ध्यान में रखना पीएम प्रणाम योजना, दोस्तों ये वर्तमान में अभी 23-24 का जो बजट हुआ था तो उसमें इसकी घोषणा की थी, तो दोस्तों ध्यान में रखना ये भी मोस्ट है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 23-24 के बजट में घोषणा की थी, और 28 जून 2023 को, यानी कि 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी गई थी। दोस्तों आपको डेट ध्यान में रखना है, 28 जून 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दी थी। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था, राज्यों को वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करना, यानी कि जो रासायनिक उर्वरक है उसका जो उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए योजना की मतलब मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों जो पीएम प्रणाम योजना है इसका अर्थ क्या था, यानी कि धरती माता की उर्वरता की बहाली और जागरूकता, पोषक और सुधार, यानी धरती माता की उर्वरकों की बहाली, जागरूकता, पोषक और सुधार, ये इसका अर्थ है। दोस्तों अर्थ भी थोड़ा ध्यान में रखना। दोस्तों अब हम बात करते हैं घर घर केसीसी अभियान, यानी कि जो घर घर केसीसी अभियान योजना प्रारंभ की थी वो कब की थी, दोस्तों इसकी डेट थोड़ी ध्यान में रखना। घर घर केसीसी अभियान यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक ये अभियान चलाया गया था, किसी से संबंधित था। दोस्तों आपकी जो अगली योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PMKSY, यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2015 में। कब हुई थी, 2015 में। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी, यानी कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, केंद्र की आपकी 75 है और राज्य की आपकी कितनी है, 25% है। दोस्तों आपकी जो अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी हमारे 19 फरवरी 2015 में, यानी कि 19 फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की
जो योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 से गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से। कहाँ से, किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 19 जनवरी यानी कि 19 फरवरी 2015 से गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। तो वो थी हमारे स्वस्थ धरा खेत हरा, यानी कि दोस्तों इसकी थीम थोड़ी ध्यान में रखना, यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, इसकी जो थीम थी वो थी हमारे स्वस्थ धरा खेत हरा। दोस्तों हमारी जो अगली योजना है वो हमारे है सौर कृषि योजना। इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों ध्यान में रखना 2024 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था किसान और सौर ऊर्जा पर आधारित, यानी कि किसान और सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाना, यानी कि किसानों को सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि सौर ऊर्जा पंपों पर 50% तक सब्सिडी प्रदान करना। कितनी प्रतिशत? 50% सब्सिडी उपलब्ध करवाना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसमें पे मिल सके। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा वो उद्योग से संबंधित होगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।